See, we were doing chapter life process and we did nutrition. न्यूट्रिशन में हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया था, इसके स्टेप पढ़ लिए थे और हमने लास्ट में पढ़ा था प्लांट स्टोर फूड और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च and animal store food or energy in the form of glycogen. So this you already know. अब हम इसी में चलते हैं आगे। आपको मैंने ये एक्टिविटी दी थी कि आप घर से पढ़ना इस एक्टिविटी को और मुझे बताना कि ये एक्टिविटी क्या कह रही है। इस एक्टिविटी को बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है। देखो समझो अब ध्यान से, अब इसको हम करते हैं। क्या कह रही है एक्टिविटी, जस्ट सी, आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। इस एक्टिविटी में हम ये प्रूफ करेंगे कि क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अगेन क्वेश्चन को समझो क्या है। क्वेश्चन है कि हाउ विल यू प्रूव दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इसको करने के लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा जिसे हम एक्टिविटी कह रहे हैं। एक्टिविटी में क्या किया हमने, टेक अ पॉटेड प्लांट विद वेरीगेटेड लीफ। वेरीगेटेड लीफ होता है जिसके लीफ चौड़े हों, जैसे मनी प्लांट का लीफ होता है ना चौड़ा, यानी चौड़े लीफ। कीप द प्लांट इन डार्क रूम फॉर 3 days। प्लांट लिया, उसको 3 दिनों तक डार्क रूम में रखा। जब आप 3 दिनों तक डार्क रूम में रखोगे तो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस स्लो हो जाएगी क्योंकि लाइट मिलेगी ही नहीं। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर 6 hours। उसके बाद आप 6 घंटे के लिए उसको रखिए आपका लाइट में। प्लक द लीफ, लीफ को तोड़ लो। मार्क द ग्रीन एरिया, तो उसके ऊपर इस तरह से ना आप ग्रीन एरिया मार्क कर लो। जब इस तरह से करोगे तो उसका जो स्टार्च है वो या क्लोरोफिल आपको जो नज़र आएगा उसको मार्क कर लें। डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट्स। अब इस लीफ को बॉइलिंग वाटर में डिप करेंगे। बॉइलिंग वाटर में डिप करने से क्या होगा, जो इसकी आउटर हार्ड कवरिंग होती है ना वो नरम हो जाती है, ब्रेक कर जाती है। आफ्टर दिस इमर्स बीकर कंटेनिंग अल्कोहल। अब उसको अल्कोहल में डाल दो, अल्कोहल में डाल दो। उसके बाद केयरफुली प्लेस अबव बीकर इन वाटर बाथ एंड हीट टिल अल्कोहल बिगिंस टू बॉयल। और इसको जब तक करना है जब तक ये बॉयल ना हो जाए। What happens to the color of the leaf? What is the color of the solution? Now dip the leaf in dilute solution of iodine for few minutes. तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको उसमें दिखेगा कि आयोडीन जहाँ जहाँ पे क्लोरोफिल थी वहाँ वहाँ पे आयोडीन ने उसका ब्लू ब्लैक कलर कर दिया। तो यहाँ से ये पता चलता है दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब पेपर में इतनी बड़ी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट आपको चीज़ ध्यान रखनी है। कैसे, तो बस आप ये हेडिंग डालिए अपनी कॉपी में, क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। उसके बाद ये फ्लो चार्ट बना लो। इस फ्लो चार्ट में क्या बनाया लिखा हुआ है मैंने, टेक अ प्लांट लीफ, उसको प्लांट लो, उसको 3 दिन तक डार्क रूम में रखो। डार्क रूम में रखने से क्या होगा कि उसका जो फूड होगा वो ख़त्म हो जाएगा। फिर उसको 6 घंटे के लिए लाइट में रखो। उससे क्या होगा कि जो उसके अंदर क्लोरोफिल होगा वो फिर से फूड बनाएगा। फिर उसको तोड़ लो, तोड़ने के बाद उसका ग्रीन एरिया मार्क कर लो, वाटर में बॉईल करो जिससे उसकी आउटर लेयर जो है वो वो हो जाएगी, ब्रेक कर जाएगी सेल वॉल। फिर उसको अल्कोहल में बॉईल करो। अल्कोहल में बॉईल करने से क्या होगा कि जो जो क्लोरोफिल है ना ये हट जाएगी, क्लोरोफिल निकल जाएगी। अब क्लोरोफिल निकल गई, अब उसको आयोडीन उसमें डालो। तो आयोडीन में डालोगे तो क्लोरोफिल का काम होता है कार्बोहाइड्रेट बनाना, मतलब ग्लूकोज। तो जहाँ जहाँ पे ग्लूकोज होगा वहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा। तो ये यहाँ से प्रूफ होता है कि क्लोरोफिल इज इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये सिर्फ फ्लो चार्ट लिख लीजिए और ये बना लीजिए, ये हेडिंग लिख लीजिए, दैट्स इट। लो बेटा देखो, अब हम एक और टॉपिक करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का क्या नाम है, CO2 इज इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ये एक और एक्सपेरिमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं कि आप एक ऐसा एक्सपेरिमेंट बताएं जिससे ये पता चलता है दैट CO2 इज इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। अब देखो इसमें क्या करते हैं, इसको भी देखो जरा ध्यान से। आप ये थ्योरी चाहे तो पढ़ लेना, मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, समझो ध्यान से, समझो क्या होता है। इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, हमने 2 प्लांट लिए और दोनों प्लांट को एक कंटेनर में बंद कर दिया। ये कंटेनर ऐसा है कि बाहर से कोई अंदर हवा ना जाए और अंदर से बाहर कुछ ना जाए। तो ये कंटेनर ऐसा किया, इसे हम बेल जार कहते हैं इस कंटेनर को, जिसमें इसको बंद कर दिया।
अब क्या किया, जो हमारा प्लांट ए है इसके अंदर हमने एक केमिकल डाल दिया KOH। देखो KOH इसे कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन अ वॉच ग्लास। यहाँ पे हमने ऐसा कुछ नहीं डाला। जो ये KOH होता है ना, KOH का काम है कि अगर अंदर कोई CO2 होगी तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब प्लांट को CO2 नहीं मिलेगी। यहाँ पे हमने ऐसा कुछ नहीं किया तो प्लांट को CO2 मिलेगी। अब आपको पता है कि CO2 मिलेगी तभी फोटोसिंथेसिस होएगी। अगर आप इसको सनलाइट में रख दो तो इसको CO2 मिलेगी, लाइट मिलेगी तभी करेगा ना। तो CO2 तो इसको मिलेगी नहीं, यानी यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो जब आप यहाँ पे टेस्ट लगाएंगे तो यहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा। So this experiment shows CO2 is important for photosynthesis। देखो क्या किया है, took two plants, placed in dark room for 3 days। तो 3 दिन डार्क रूम में रखने से क्या होगा कि इसकी भी कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगी, इसकी भी हो जाएगी। अब क्या करना है, इसके टेस्ट जो कंटेनर ए है, जो हमारा ए प्लांट है, उसमें KOH डाल दिया प्लस प्लांट, दूसरे में सिर्फ प्लांट। ए एंड बी कवर्ड विद जार सील्ड, मतलब एक कंटेनर में डाल के सील कर दिया। कैप्ट इन सन फॉर 2 आवर्स, और फिर दोनों के लीफ तोड़ लिए। लीफ तोड़ के दोनों का स्टार्च टेस्ट किया गया। तो इस वाले का स्टार्च टेस्ट आया नहीं क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुई नहीं। तो यहाँ से ये पता चलता है कि CO2 इज इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। और यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ KOH। KOH absorbs CO2। What is the use of KOH in this container? KOH absorbs CO2, जिससे प्लांट को CO2 मिलेगा नहीं, यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो जाएगी, यहाँ पे नहीं होगी। अब ये आप फ्लो चार्ट बेटा ड्रॉ कर लीजिए। ओके बेटा, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ये रहा। अब हमें पता है कि प्लांट के लीफ में स्टोमेटा होता है। अब स्टोमेटा हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, क्या होता है, जैसे ये लीफ है तो लीफ के अंदर स्टोमेटा होता है, और स्टोमेटा ना लोअर पार्ट में होता है। जैसे लीफ है ना, लीफ के अपर पार्ट में नहीं, नीचे वाले पार्ट में होता है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या करता है, दीज आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ लीफ। एपिडर्मिस होती है आउटर लेयर ऑफ लीफ और स्टेम, थ्रू विच गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन अकर। तो गैस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन। नाउ व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन इज लॉस ऑफ वाटर। ट्रांसपिरेशन मींस लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो अब आपको यहाँ से स्टोमेटा के बारे में, क्योंकि हम प्लांट की डिस्कशन कर रहे हैं, तो प्लांट की डिस्कशन में स्टोमेटा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये स्टोमेटा की डायग्राम है, आपके एनसीईआरटी में ये डायग्राम बनी हुई है, ये कलर डायग्राम्स बनी हुई हैं, ये मैंने ऐसे लिखा हुआ है। तो व्हाट इज स्टोमेटा? स्टोमेटा टाइनी पोर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस होती है आउटर लेयर, आउटर लोअर लेयर, ठीक है, अपर लेयर ये एपिडर्मिस होती है। ठीक है जी। नाउ फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, ये आपको पता चल गया क्या फंक्शन है, गैस का एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन। नाउ व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। फंक्शन ऑफ स्टोमेटा ये आएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब O2 CO2, और ट्रांसपिरेशन ये आ गया। अब ये अगर डायग्राम आप देखें तो इस डायग्राम में आपको ये है स्टोमेटा की डायग्राम। स्टोमेटा में जो बीन शेप होता है इसे कहते हैं गार्ड शेल। गार्ड सेल, और ये डॉट डॉट से जो है इसमें क्लोरोप्लास्ट है, और ये जो ओपनिंग है इसे कहते हैं स्टोमेटल पोर। यहाँ से गैस बाहर आएगी और अंदर जाएगी। और ये जो साथ में सेल है ये सब्सिडरी स्पोर्टिंग सेल्स हैं। अब इसको अगर हम सही से देखें कलर्ड तो ये ऐसे दिखेगा। तो ये बीन शेप को हम कहते हैं गार्ड सेल। ये जो ग्रीन ग्रीन सा है ये स्पोर्टिंग सेल है, इसको स्पोर्ट करते हैं। और ये क्लोरोप्लास्ट, और ये इस तरह से होगा तो ये ओपन है, अगर ये इस तरह से हो जाएगा तो ये क्लोज्ड है। ध्यान रखना, ओपन स्टोमेटा एंड दिस इज क्लोज स्टोमेटा। क्लोज स्टोमेटा होगा तो कुछ भी फंक्शन नहीं करेगा, ओपन होगा तो फंक्शन करेगा। तो डे टाइम में ये ओपन होता है, नाइट टाइम में ये क्लोज हो जाता है। तो देखो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर, जो ये छेद जैसा दिख रहा है ना इसे कहते हैं स्टोमेटल पोर। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर आर कंट्रोल्ड बाय टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। टर्जिडिटी का मतलब होता है जैसे बैलून है, बैलून में आप हवा भर दो तो फूल जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा, फूल जाएगा। तो फूल जाएगा तो ये फूल गया तो ये ओपन हो जाता है, इसकी हवा निकाल दो मतलब वाटर। टर्जिडिटी कब होगी? जब गार्ड सेल के अंदर पानी भर जाएगा तो ये फूल जाएगा, तो फूलने से ये ओपन हो जाएगा। पानी निकल जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, तो ये गार्ड सेल बंद हो जाएगा। When guard cell uptake water from surrounding cell, they swell to become turgid and stomatal pore open. ये turgid है ना। While when water releases, they become flaccid. Flaccid मतलब flat हो जाएंगे, shrink कर जाएंगे, and closes the stomatal
4। चलिए अब आप इसे नोट कर लीजिए और ध्यान रखिए। ए, लो जी, यहाँ आ गए। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब आप देखिए इसमें क्या बताया हुआ है। यहाँ पे बताया हुआ है हाउ प्लांट हाउ एमीबा ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिशन। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, न्यूट्रिशन एमीबा की हम बात करने जा रहे हैं, तो हम पहले डायग्राम देख लेते हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक में भी इसकी डायग्राम बनी हुई है, दैट यू कैन सी। देखो क्या बताया हुआ है। न्यूट्रिशन इन एमीबा। एमीबा की जो न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक है, मतलब कॉम्प्लेक्स फूड खाता है। तो पहले डायग्राम देखो। ये एमीबा है और ये लेटस से फूड है। तो एमीबा का कोई माउथ होता नहीं है, तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिसे हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की हेल्प से ये फूड को इन कर लेता है। इन फूड को इन करने को कहते हैं इंजेशन, मतलब मुंह में खाना डालना। जैसे हम मुंह में खाना डालेंगे ना, तो उसे कहते हैं इंजेशन। ये फूड को इन कर लेता है। जैसे ये फूड को इन करता है, तो यहाँ पे बन जाएगा फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल चला गया, तो जब खाना जाएगा अंदर तो उसके बाद डाइजेशन होएगी। जब अंदर जाएगा फूड वैक्यूल में, तो फूड वैक्यूल इसको डाइजेस्ट करता है। उसके अंदर होते हैं एंजाइम्स। डाइजेस्ट करने के बाद उसको सेल में फेंक देता है, दैट इज एब्जॉर्प्शन। जैसे खाना खाया, खाना खाने के बाद वो चला गया सेल के अंदर। अब वेस्ट बच गया, तो जो वेस्ट बच गया वो वेस्ट को ये सरफेस से, बॉडी सरफेस से बाहर निकाल रहा है। ये वेस्ट रिमूवल है, जिसे हम कहते हैं इजेशन। तो जब भी हम कभी न्यूट्रिशन की बात करेंगे, तो हम ये 5 टॉपिक की बात करेंगे। इंजेशन मतलब खाना मुंह में डालना, यानी टेकिंग इन। डाइजेशन पचाना, उसको डाइजेस्ट करना, ब्रेक करना। ब्रेक करने के बाद उसको एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्ब करना मतलब सेल के अंदर भेजना। अब सेल के अंदर जाएगा तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होएगा, तो उसे कहते हैं एसिमिलेशन। एनर्जी में कन्वर्ट करने को एसिमिलेशन कहते हैं। और जो बच गया वेस्ट, उसको बॉडी से निकालना, निकालने को कहते हैं इजेशन। तो अब देखो, amoeba feed by holozoic mode of nutrition. It engulf food particle using pseudopodia called endocytosis or phagocytosis. तो ये खाना अंदर कर रहा है ना, ingestion, इसे कहते हैं endocytosis, मतलब सेल के अंदर जाना, और phagocytosis. The engulfed food get enclosed in food vacuole. जैसे ही अंदर जाएगा ये food vacuole बन जाएगा, food vacuole में चला गया। As the food vacuole passes through the cytoplasm, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन टेक प्लेस। मतलब ये सारा कुछ हो जाता है, मतलब पच जाता है, पच एनर्जी भी बन जाती है। उसके बाद जो वेस्ट बच गया, जैसे हम रोज मॉर्निंग में वेस्ट रिलीज करते हैं, यूरिन या सॉलिड, तो अब जो बच गया, अब इसने भी वेस्ट रिलीज करना है, तो ये अपने बॉडी सरफेस से रिलीज कर देता है। क्योंकि जो अमीबा है ना, ये सिंगल सेल है, तो सिंगल सेल ही सब कुछ करता है। वो खाएगा भी, डाइजेस्ट भी करेगा, वेस्ट को भी निकालेगा। क्योंकि इसके पास माउथ नहीं होता, डाइजेशन के लिए पेट नहीं होता, तो सिंगल सेल विल डू ऑल। तो ये सिंगल सेल करेगा। और इजेशन मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट विल हैपन फ्रॉम बॉडी सरफेस ओनली। तो आप ये डायग्राम्स में कौन कौन से डायग्राम बनाएंगे, देखो, एक तो ये डायग्राम बनाएंगे, एक ये बनाएंगे। उसके बाद आप एक ये वाली डायग्राम बनाएंगे और एक ये, बस। यानी 1 2 3 4, टोटल 4 डायग्राम्स बनानी है। इसको बनाने की जरूरत नहीं है। इसको इन तो ये 3 डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये 3 ट्राइंगल वाला। तो 1 2 3 और ये 4, रिमूवल ऑफ वेस्ट। आपकी एनसीईआरटी में यहीं तक दिखाया है, रिमूवल ऑफ वेस्ट का दिखाया ही नहीं है। सो दिस इज हाउ अमीबा ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिशन। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि जो अमीबा है वो कैसे न्यूट्रिशन लेता है, मतलब कैसे खाना खाता है और पचाता है, तो वो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, टेकिंग फूड एंड ऑब्टेनिंग एनर्जी। तो आप बताइए कि अमीबा जो है, इट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसकी न्यूट्रिशन होलोजोइक होती है। विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया इट टेक्स फूड called phagocytosis. Then food goes to food vacuole, and in food vacuole, digestion, absorption, and assimilation occur. Now the waste, when the food vacuole open to outside, ejection of undigested food take place. And आप इस लाइन की जगह ये लिख सकते हो कि after digestion, absorption, and assimilation, waste substances are thrown out from body surface. Waste substances are thrown out from the body surface. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइजेस्ट अपना न्यूट्रिशन इन केस ऑफ एमीबा। लो बेटा देखो, बताता हूँ आंसर लिखने का तरीका। डायग्राम देखो और आंसर बनाओ, ये रटने की जरूरत नहीं है, बस ये कुछ टेक्निकल वर्ड्स ध्यान में रखो। Amoeba is a single cell organism. It take food
It intake या ingest food with the help of pseudopodia and food goes to food vacuole. जैसे intake करेगा food vacuole में food चला जाएगा. In food vacuole, digestion, absorption and assimilation will take place. देखो कितना सिंपल. Now the waste substances, अब ये वाली डायग्राम पे आ गए, 1 2 3 और ये लास्ट डायग्राम पे आ गए. यहाँ तक हो गया, एसिमिलेशन तक हो गया. एसिमिलेशन का मतलब होता है एनर्जी बनाना. नाउ द वेस्ट सब्सटेंसेस लेफ्ट आर थ्रोन आउट फ्रॉम बॉडी सरफेस. जो ये लिखा नहीं लास्ट लाइन, इसका मतलब यही है, वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम द आर थ्रोन आउट फ्रॉम बॉडी सरफेस. चलो फिर से देखो. Amoeba is a single cell organism. Intake food. Intake मतलब ingest food with the help of pseudopodia, and food goes in food vacuole where digestion, absorption and assimilation take place. Now the waste substances are thrown out from body surface. बस इतना सा था. चलो अब इसे तैयार कर लो. देखो आप अपनी एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो ये वाला टॉपिक मिलेगा और ये भी टॉपिक मिलेगा. न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम. पैरामोशियम नहीं बोल देंगे इसको, पैरामीशियम. अब पैरामीशियम की डिटेल आपकी बेटा एनसीईआरटी में नहीं है, बट मैंने यहाँ पे काफ़ी डिटेल डाल दी है. पहली बात तो ये पैरामीशियम की डायग्राम है. तो पैरामीशियम को अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक चप्पल की तरह नजर आता है. देखो ध्यान से, स्लीपर की तरह नजर आता है, जो हम चप्पल पहनते हैं उसी का डिजाइन है, जुत्ती जैसा. ठीक है, तो पहली बात तो अपने ब्रेन में ये डाल लो कि अमीबा की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, वो जो मर्जी बना दो, बट इसकी एक फिक्स शेप है और इसकी बॉडी पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं सीलिया. और ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये वाला पॉइंट, ये माउथ है. अमीबा में माउथ नहीं होता, यहाँ पे माउथ है. तो आप इसे अपनी एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो ये बताया है कि पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में है. इसके पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर है और इसके पास एक प्रॉपर स्पॉट है जिसे हम कहते हैं ओरल ग्रूव, जहाँ से फूड एंटर करेगा. मान लो फूड पार्टिकल यहाँ पे है, तो ये सीलिया उसको ना धक्का लगा लगा के यहाँ पे ले आएंगे और यहाँ से फूड अंदर जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा और बॉडी सर्फेसेस का भी वेस्ट रिमूव हो जाएगा. तो बस इतनी सी चीज़ है जो आपने यहाँ पे बेटा ध्यान में रखनी है. तो देखो, पैरामीशियम ऑल्सो एग्जिबिट होलोजोइक न्यूट्रिशन. इट हैज सीलिया दैट हेल्प टू एंगल फूड थ्रू ओरल ग्रूव. मतलब फूड अगर यहाँ पे है ना तो सीलिया उसको धक्का लगा के यहाँ 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 लेके आएगा, यहाँ से अंदर जाएगा. The move through the cytoplasm and cyclolysis. Food digested in the food vacuole, absorbed by the cytoplasm. Undigested food is given out through tiny pores called anal pores or cytophiles. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडिशनल बता दिया है, इतनी हमें ज़रूरत नहीं थी. आप नॉर्मली बस आप ध्यान रख लो और वहाँ एनसीईआरटी से आप पढ़ लेना. देखो क्या है, हमारा पैरामीशियम इज ऑल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. its shape is slipper like, चप्पल जैसी शेप है. And on its body there are many hair like structures called cilia. With the help of cilia it moves food towards mouth. Oral group को कहते हैं towards mouth, and from here food is taken in and food goes in food vacuole where it is digested, absorbed, assimilated, and waste substances are thrown out from body surface. In this case also यहाँ पे भी body surface से बाहर आ जाते हैं. आज के लेक्चर में हम बेटा यहाँ तक करेंगे. अगले क्लास में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग. तो आपका होमवर्क है न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग को पढ़ के आना.